चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमी। इकोनॉमी सब्जेक्ट पहली बार है क्लास 9th में। इकोनॉमी का मतलब होता है पैसों से जुड़ा लेन देन। पैसों की मतलब एक वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो हर जगह की इकोनॉमी होती है। आपके घर की इकोनॉमी होती है, आपके गांव की इकोनॉमी होती है। वहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, कितना वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, वो कहाँ बेच रहे हैं, कितना सरप्लस है, पैसा कितना जेब में बच रहा है, आपका घर कैसे चल रहा है, ये सभी चीज़ें इकोनॉमी में होती है। तो एक बहुत फास्ट ट्रैक वे में हम इस चैप्टर को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल लेक्चर हम बाद में अपलोड करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी टू इज इट टू इंट्रोड्यूस द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी। एक स्टोरी है पालमपुर विलेज की। एक पालमपुर विलेज है जिसकी स्टोरी के थ्रू हम इकोनॉमी को समझना पसंद करेंगे। ये पालमपुर एक विलेज है। अब देखिए, अब वो पालमपुर में बहुत तरह की चीज़ें होती है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है। लोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई बड़ा प्लांट वगैरह तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग मटके बना के बेचते हैं और कुछ बांस से जुड़े सामान बना के बेचते हैं, टोकरियाँ बना के बेचते हैं। डेयरी है वहाँ पे। डेयरी, गाय भैंस पालन होता है, वहाँ के दूध निकाल के बेचा जाता है। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं वहाँ लोग। ड्राइवरी करते हैं, गाँव से शहर, शहर से गाँव सामान लाना ले जाना करते हैं। इस तरह वो लिमिटेड स्केल में होता है। तो उस गांव की इकोनॉमी ऐसे चलती है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द लोग वहाँ पे खेती करते हैं। उसमें आगे पढ़ते हैं। अब खेती करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये बिल्कुल एक कहानी है, सब पढ़ लेना। अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। पहले एक प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीज़ कर लेते। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो तो हमें उसके लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये बहुत सबसे ज़रूरी है इस पूरे चैप्टर में। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। हमें जो चीज़ प्रोड्यूस करना है वो हम कैसे करते हैं, और वो हमारा प्रोडक्शन जो है, वो हमारा एम हम कैसे फुलफ़िल करते हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। सपोज़ करो हमें बनाना है एक सैनिटाइज़र बनाना है। अब सैनिटाइज़र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, एक जगह होनी चाहिए मेरे पास। और उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है मेरी लेबर। मेरे पास लेबर होने चाहिए जो उस सैनिटाइज़र को बनाने में मेरी मदद कर सके। अब सैनिटाइज़र लेबर अपने हाथ से तो बनाएंगे नहीं तो उसके लिए चाहिए फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मेरा इनपुट उस चीज़ में, मेरा इनपुट मतलब वो मनी के फॉर्म में मोस्टली होता है। कि मुझे सैनिटाइज़र बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे सैनिटाइज़र बनाने के लिए एक पहले मशीन चाहिए होगी। जिस लैंड पे, लैंड तो मुझे मिल गया, ये जो लैंड लिखा हुआ है, लेकिन उस लैंड पे मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, एक छत तो एटलीस्ट चाहिए होगी। वहाँ वर्कर जिस मशीन में काम करे वो मशीन मैं ख़रीदूँगा। तो जो भी चीज़ मैं लगाऊंगा अपने पास, अपनी जेब से पहले लगाऊंगा, मुनाफे के पहले, वो फिज़िकल कैपिटल मेरा कहलाएगा। अब ये दो प्रकार का होता है। एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो मेरी लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होगी। जैसे मुझे सैनिटाइज़र आज बनाना है, मैंने उसके लिए मशीन ख़रीद लिया, मैंने उसके लिए टूल्स ख़रीद लिया, मैंने उसके लिए बिल्डिंग बनवा लिया और अलग अलग चीज़ें मैंने ख़रीद लिया। तो वो आज भी काम आएंगी, कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी। कितने भी सैनिटाइज़र मैं बना लूँ वो यूज़ होगा। लेकिन कुछ वर्किंग कैपिटल भी होती है जो टेम्परेरी काम आता है। जैसे जिस तरह से अगर मुझे सैनिटाइज़र बनाना है, सबसे पहले चीज़ मुझे लगेगी अल्कोहल। अल्कोहल मैंने ख़रीद के ला लिया, अल्कोहल से मैंने एक बार सैनिटाइज़र बना लिया, तो क्या उस अल्कोहल का मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, वो तो ख़त्म हो गई है। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो वर्किंग कैपिटल में आती है। सैनिटाइज़र में और जितनी चीज़ें चलती है, अल्कोहल के अलावा पानी डलता है, ग्लिसरीन डलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डलता है। इस तरह की जो चीज़ें डलती है वो मुझे तुरंत खरीदनी पड़ेगी, बना के तुरंत वो मेरा इस्तेमाल हो जाएगी। तो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। और जब ये एवरी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल ऊपर है। सबसे ज़रूरी प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें होती है जो हमने शुरू से पढ़ा है। देखो यहाँ पे लिखा है 4 चीज़ें होती है, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट है लैंड की। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर होने चाहिए आप जो काम करें, तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास पैसा ऐसा होना चाहिए तब मशीन खरीद सको, रॉ मटेरियल खरीद सको। चौथा होता है ह्यूमन कैपिटल। बनने के बाद या तो उसे आप बेचने जाओ कि कैसे बनाना है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्किल्ड लेबर होते हैं, उनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। उसके अलावा
जैसे मुझे अगर बैठा दिया जाए किसी इंजीनियरिंग प्लांट में तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा जो वहाँ का जो स्किल्ड लेबर है वो कर पाएगा। तो ऐसे चीज़ों को भी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और जो सामान बनने के बाद जो दुकानों पे जाके बेचता है, एक एक दुकान जाके उसका जो एडवर्टीज़मेंट करता है तो इससे भी ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। मतलब आपको लोग भी चाहिए होंगे एक सामान बनाने के बाद और सामान बनाने के लिए। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक लेबर काम कर रहे हैं और मशीन है। एक पहले इसको लैंड लगा होगा, ये जो लैंड है, फिर उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ऊपर पूरा, जो भी बनाया होगा टीन का बनाया होगा जिस चीज़ का, फिर उन्होंने मशीन ख़रीदा। ये सब मशीन उसके फिज़िकल कैपिटल में आएगी, फिज़िकल कैपिटल में भी उसके फिक्स्ड कैपिटल में कहलाएगी, क्योंकि इसका हम लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या सिल रहा है, मेरे ख्याल से शायद चमड़े से कुछ बना रहा है, तो ये जो चमड़ा खरीद के उसने लाया होगा, प्रोडक्ट बना के बेच दिया, तो वो उसका कहलाएगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसका हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर की क्या दिक्कतें हैं। पालमपुर में लैंड जो है वो तो फिक्स हो गया है, और जो ज़्यादातर अमीर किसान हैं उन्हीं के पास सारा लैंड है। लैंड बढ़ नहीं रहा है। 1960 के बाद से पालमपुर में किसी भी तरह का लैंड नहीं बढ़ा है, क्योंकि लैंड जबकि कम ही हो रहा है खेती का, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, है ना, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो कहाँ से फिर लैंड बचेगा। अब ये जो लैंड को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हेक्टेयर। आपने सुना भी होगा, 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ये पढ़ लेना ऐसे एक बार, अपन ये तो पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या ऐसी कोई तरीका है जो आप उसी लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो बिल्कुल तरीका है, इस तरह से आप ग्रो कर सकते। अगर यही सवाल हमारे मम्मी पापा के समय में आता कि आप कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी फसलों को जो ज़्यादा उगा सकते हो, तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे खेती करो। लेकिन वो लिखते एग्ज़ाम में सही था, हम नहीं लिख सकते ये बात, क्योंकि आजकल लैंड बचा ही नहीं है, लैंड की बहुत कमी है। तो हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, जैसे कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जैसे बारिश आई तो मैंने उसी लैंड में लगा दिया चावल की फसल, और वही अगर गर्मियों का सीज़न, थोड़ा मार्च का सीज़न आ रहा है, तो मैंने उसमें चने बो दिए। अलग अलग तरह की फसलें मैं अलग अलग समय पे बोता हूँ, जैसे कि वीट है, बाजरा है, शुगर कैन है, पोटैटो है, ये मैंने अलग अलग समय पे बेचा। जब कोई कुछ नहीं हो रहा है, जब कोई किसी का सीज़न नहीं है, तो मैंने कोई सब्जियां ही लगा दिया, पानी डाल दिया उसमें अपने हाथ से। इरिगेशन होता है पानी डालने का मतलब, इरिगेशन आगे भी इस चैप्टर में आएगा। आगे देखते हैं, ये पढ़ लेना कि कितना कल्टीवेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे खेती हो सकती है, कि कल्टीवेटेड एरिया कितना था, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, हल्का हल्का ही बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि मिड 1960 में जो हम प्रोडक्शन किया करते थे वो हम नेचुरल अपने ट्रेडिशनल विधि से करते थे। कैसे? बीज हमारे वही होते थे जो हमने पिछली फसल से निकाले हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, 1960 के आसपास आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि किसानों को सिखाया गया हाइब्रिड बीजों के बारे में, जो लैब में बनाए जाते हैं, हाइब्रिड किए जाते हैं, जिसमें फ़सल काफ़ी अच्छी होती है, और उत्पादन उसी लैंड में आप कई गुना बढ़ा सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है, कुछ बीज ख़राब निकल जाते हैं, कुछ किसी से पेड़ पौधा नहीं निकल पाता, लेकिन किसी बीज से बहुत अच्छा पेड़ निकल जाता है। तो हाइब्रिड बीजों में क्या होता है, हर पौधे में हर बीज से अच्छा पेड़ निकलता है, और हर पौधे में, हर पेड़ में जो भी निकला है वो, उसमें ज़्यादा धान के वो होंगे, अगर चना बोरा ज़्यादा चने होंगे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वैसे अगर जानने के लिए सुन लो, इसको कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्ड की वेराइटीज़ कहे जाते हैं इन बीजों को। लेकिन उसको पानी भी ज़्यादा लगता है, उसके बाद आपको उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगते हैं, आपको केमिकल ज़्यादा लगते हैं, पेस्टिसाइड आपको ज़्यादा लगते हैं। बिना कम पानी के वो ग्रो नहीं कर सकते। और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ज़मीन के लिए बहुत हानिकारक रहता है, ये बहुत डिसएडवांटेज देता है। अब पालमपुर में क्या हो रहा है कि जब 1960 के पहले जब वहाँ पे यील्ड ऑफ वीट नहीं था, मतलब कि ये हाइब्रिड वाले बीज नहीं मिले थे, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल जो उनकी चली आ रही है परंपराएं, जिसमें वो खाद के रूप में क्या प्रयोग करते थे, खाद के रूप में उन्होंने गाय का गोबर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, और सड़ा हुआ कचरा डाल दिया, तो उससे वो उगाते थे। लेकिन केमिकल लेस होती थी चीज़ें, गोबर डाल दिया, लेकिन उनका प्रोडक्शन भी उस हिसाब से कम रहता था, क्योंकि बीज की क्वालिटी कम हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे 1960 के बाद बीज आए, अच्छे वाले बीज आए, मतलब हाइब्रिड वाले बीज आए जो केमिकल वाले,
तो क्या हुआ कि 1300 kg से वो पर हेक्टेयर से बढ़कर ये एच हाई यील्डिंग वेराइटी सीड लगाने के बाद वो 3200 हो गई। मतलब चमत्कार हो गया, 2 गुने से ज़्यादा हो गया ये। उसी लैंड पे, लैंड बढ़ा नहीं है, उसी लैंड पे अब 2 गुने से ज़्यादा खेती हो रही है। लेकिन क्या ये सही है? उसके साथ अब उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई। पहले अगर वो ट्रेडिशनल वे से करते थे तो उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती थी, जो नॉर्मली उनको ऊपर से मिल जाया करता था बादलों से। उन्हें किसी तरह की खाद के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना होता था, खाद भी वो अपने पास के डाल देते थे, गोबर डाल दिया जैसे बताया मैंने अभी। अब क्या हो रहा है कि वो केमिकल वाले जो बीज हैं उनको केमिकल वाले फर्टिलाइज़र चाहिए, उनको पेस्टिसाइड चाहिए, उनको पानी ज़्यादा चाहिए। तो उससे क्या हुआ, आपका उत्पादन तो बढ़ा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन साथों साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। ये सब बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं इसमें। ये देख लेना कैसे प्रोडक्शन बढ़ा है, इस चार्ट में बताया गया है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होती है वो रिक्वायर करती है फार्मर को ज़्यादा कैश। मतलब स्टार्ट करने के लिए अगर मुझे मॉडर्न वे से खेती करना है तो मेरे हालांकि मेरा बाद में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन तुरंत में मुझे ज़्यादा पैसा लगेगा। क्यों? मुझे ख़रीदने पड़ेंगे बीज भी मैं ख़रीदूँगा, मुझे मिलेंगे नहीं कहीं से। बीज मैं ख़रीदूँगा, फर्टिलाइज़र ख़रीदूँगा, पेस्टिसाइड ख़रीदूँगा, और मैं सब उसको डालूँगा, तब जाके मेरे प्रोडक्शन होगा। अब ये लिखा है कि क्या लैंड सस्टेन कर सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि देखा गया है कि जो पेस्टिसाइड केमिकल डालने से लैंड का ओवर यूज़ हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खेती कर दी जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन में तो उस समय उनको समझ में नहीं आया उतना, लेकिन क्या हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, केमिकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनमें। और क्या कंटिन्यूस आप यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, मतलब अब ट्यूबवेल खुदवाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पर बादलों का पानी उस फसल के लिए इनफ नहीं है। तो ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर लेवल जो होता है अपने अंडर वाटर लेवल ज़मीन के अंदर का, वो भी वाटर लेवल भी कम हो रहा है। ऊपर से जितने केमिकल्स हैं वो सारे उस वाटर पे जाके अंदर अंदर होके पेनिट्रेट होके उस वाटर पे मिल रहे हैं, तो केमिकल वाला वाटर निकल रहा है ऊपर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड है, इसमें गोभी लगी हुई है, जैसे इसमें गेहूँ लग गया, इसमें गोभी गेहूँ, रंगोली बना दिया, गेहूँ गोभी गेहूँ। मतलब एक तरह की खेती ना करना, अलग अलग तरह की खेती करना, तो उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव और बेनिफिशियल होता है। अब ये लिखा हुआ है कि कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पंजाब, यूपी, हरियाणा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन पहुँचा था, और वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा केमिकल, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड और सबसे ज़्यादा ये हाइब्रिड वाले बीज इस्तेमाल करना चालू किए थे। HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ करना चालू किया, तो उनको तुरंत में तो बहुत पैसा मिला। आज भी देखना, अगर पंजाब हरियाणा के जो किसान है बहुत अमीर है, उनके पास है तो किसान कहने के लिए, लेकिन उनके पास घर में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती है। लेकिन अपने इधर के किसान उतने अभी अमीर नहीं हुए हैं, उनका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे केमिकल भी उनकी सॉइल में पाया गया है। और फार्मर को अब फार्मर अगर पहले 1 किलो केमिकल डालते थे तो उनकी फसल हो जाती थी, लेकिन अब फर्टिलिटी कम हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस सॉइल की, तब उसे वहीं पे 3 से 4 किलो केमिकल डालने पड़ रहे हैं, जो कि वो ख़रीद के ला रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि सेम प्रोडक्शन को मैच कराने के लिए उन्हें उतना डालना पड़ रहा है, 3 किलो, जो पहले 1 किलो में काम होता था। जिसके कारण कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है उनको, और पैसा ही लग रहा है ना उनके जेब से, कम थोड़ी हो रहा है। और उनकी ज़मीन भी लॉन्ग ड्यूरेशन में ख़राब हो रही है। जैसे ये ट्रेडिशनल वे से खेती कर रहा है, ये ट्रेडिशनल वे से खेती कर रहा है, ये देखो ये क्या डाल रहा है पता नहीं, ये डाल रहा है गोबर ओबर डाल रहा है, ये डाल रहा है केमिकल्स, एक बैल जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है ज़मीन को। तुरंत के लिए तो आपको फसलें ज़्यादा मिल रही हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो 15% जो मीडियम और लार्ज किसान हैं, जो 15% जो अमीर किसान हैं, उनके पास 55.40 की ज़मीन है, और बचे हुए 85% के पास केवल इतनी सी ज़मीन है। मतलब 85% लोगों के पास 44% ज़मीन का टोटल हिस्सा है। मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 85 लोगों को मैंने 44 किलोमीटर की ज़मीन बांटा, और 15% को मैंने 55 किलोमीटर दे दिया। लो, अब क्या हुआ कि 55 किलोमीटर वाले जो थे अमीर लोग, उनके पास वर्कर की कमी हो गई। और कई कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है, बहुत थोड़ा सा पैसा होता है, वो खेती करते हैं अपने खेत में, और साथ ही साथ वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अमीरों के खेत में, उनकी फसल उगाते हैं। तो किसानों को शोषण होता है इस तरह से। ये दीदी लोग बात कर रहे हैं कि हमने लोन लिया था, और किसान लोग लोन लेते हैं क्योंकि जब से मॉडर्नाइज कल्चर आया खेती का, तो अब उनको शुरुआत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। फर्टिलाइज़र ख़रीदना है, बीज ख़रीदना है,
और केमिकल ख़रीदना है, फलाना ढिकाना पेस्टिसाइड ख़रीदना है, कीड़े भगाने वाला ख़रीदना है, स्प्रे करने वाला पंप ख़रीदना है। पहले ये सब नहीं खरीदते थे, गोबर डाले काम ख़त्म, मिट्टी भी अच्छी रहती थी। अब क्या हो रहा है, सब खरीदना है तो वो लोन लेते हैं। किन से लोन लेते हैं? गांव के पटेल लोगों से, रईस लोगों से। और लोन लेने के बाद वो लोन चुका तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि साहब हम 100 रुपये दिहाड़ी पे आपके जब सीज़न आएगा तो आपके यहाँ मजदूरी कर लेंगे, आपके धान लगा देंगे, आपका परा लगा देंगे। उससे क्या होता है कि वहाँ उनका भी काम हो जाता है, सस्ते में लेबर मिल गए और इनको भी इनिशियल पैसा मिल जाता है अपनी छोटी सी ज़मीन में खेती करने के लिए। कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, सब बिल्कुल कहानी जैसा रट लेना। और ये वही मैंने जो भी बताया, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको बोरो करना पड़ता है कैपिटल के लिए। मतलब कैपिटल मतलब फिज़िकल कैपिटल, कैपिटल मतलब कि पैसा जो इनिशियली आपको किसी चीज़ के लिए लगता है। अगर मुझे बालाघाट में कैफ़े खोलना है गोंदिया रोड में, तो मुझे कैपिटल लगेगा। और मैं जो पहले जगह लूँगा, जगह लेने के बाद उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराऊँगा, कॉफ़ी की मशीन लूँगा बड़ी वाली, और सामान लूँगा खाना बनाने का कैफ़े के, वो मेरा फ़िज़िकल होगा, फ़िज़िकल कैपिटल कहलाएगा, जो कि फ़िक्स्ड होगा। कॉफ़ी की मशीन को, खाना बनाने के सामान में लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाय बेच रहा हूँ, मैंने चाय की दुकान खोला हूँ, तो मैं चाय की अगर केतली ले रहा हूँ तो वो मेरा फ़िक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि मुझे केतली बहुत आगे तक यूज़ आएगी। लेकिन मेरे को डेली दूध लेना पड़ेगा, मैं डेली दूध लूँगा, तो डेली दूध आ रहा है, चाय बन के बिक जा रहा है, डेली दूध आ रहा है, चाय बन के बिक जा रहा है, तो उसको कौन सा कैपिटल कहेंगे? तो मैंने पढ़ाया था ऊपर। ये चैप्टर बस लेंदी है और कुछ भी नहीं है इसमें, 2 या 3 बार पढ़ना। उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल। चलो, तो ये बोरो करते हैं फार्मर, और उसके कारण मनी लेंडर के कारण जिसको फिर वो सप्लाई करते हैं, उनको इनपुट मिलती है, पैसा मिलता है, तभी वो जाकर चीज़ें खरीद पाते हैं, फसल बोते हैं बेचारे। और फिर उसी समय में उनके घर जाकर भी, उनके खेतों में जाकर भी वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसलिए शोषण हो रहा है छोटे किसानों का, इसलिए वो कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खाने का समय नहीं मिल पाता उन लोगों को, हेल्थ इशू आते हैं, हाथ पैर दुखने लगते हैं। बच्चे वाले लोग अपने बच्चों को घर में छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चों के घर के साथ गलत हो रहा है उनके साथ, आए दिन ऐसी खबरें मिलती रहती है। अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस क्या होता है? जैसे कि सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वो होता है कि मैंने 100 रुपये कब बोया, सब कुछ फर्टिलाइज़र से लेके, एज्यूम करना फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सब कुछ खरीद के, बीज खरीद के मेरे 100 रुपये लगे उस खेत में, उस सामान को उगाने में। और जब मैंने उसकी फ़सल को मैंने अपने लिए निकाल लिया कि मैं अपने लिए खाऊंगा, मैं साल भर खाने वाला हूँ उसको, और मैं अपने परिवार के लिए निकाल लिया, और फिर मैंने जब बाकी बची हुई फसल को जब बेचा, तो वो कहलाएगा मेरा सरप्लस। मुझे 125 रुपये मिले उसके, तो 25 रुपये मेरा सरप्लस है। तो बड़े किसानों को तो ज़्यादा सरप्लस मिलता है, अपने सरप्लस से ही अगले साल की फसल बो देते हैं। लेकिन छोटे किसानों को सरप्लस नहीं बचता, तो वो हर साल उनको लोन लेना पड़ता है मनी लेंडर से। अब जैसे पालमपुर की अगर फिर से बात करें, तो पालमपुर में अगर जो लोग, खेती का सीज़न नहीं है, गर्मियों का सीज़न है, तो वो क्या करते हैं, और जिनके पास लैंड नहीं है वो क्या करते हैं, तो कुछ लोग डेयरी है उनके पास। डेयरी मतलब कि चलती फिरती डेयरी है, 4 पैर वाली, गाय है या बैल है, उसका दूध निकालते हैं, दूध बेचते हैं, इधर उधर बेचते हैं, या फिर सहकारी समितियों को बेचते हैं। सांची हो गया, अमूल हो गया, ये सभी गाँव से जाके दूध उठाती हैं, या फिर उन आसपास से किसी लोगों को सप्लाई कर दिया कि हाँ आपके घर में दूध दे दूँगा, आपके घर में दूध दूँगा। तो गाँव में दूध की कोई कमी नहीं होती। तो ये भी एक, इतने कम लोग हैं लेकिन ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, कुछ लोग डेयरी भी करते हैं। अगर अपन आगे देखें और क्या क्या होता है गाँव में, तो छोटी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। जैसे कि मैं बताया था, मटके बन रहे हैं और स्मॉल पॉट बन रहे हैं, टोकरियाँ बन रही हैं, ये भी गांव में होता है। ये सेकंड हो गया। थर्ड में क्या होता है कि शॉपकीपर्स हैं, जो छोटी किराना दुकान है जिनकी, और छोटा कुछ है, वो बस शॉपकीपर हैं, वो भी बेच लेते हैं थोड़ा बहुत चावल, दान, तेल वेल, गाँव शहरों से सामान ला के यहाँ बेच देते हैं। ट्रांसपोर्ट है, कोई होगा ऑटो वाला जो यहाँ से लेके जाता होगा, कोई ट्रक चलाता होगा, और जीप चलाते हैं कि चलो रेलवे स्टेशन छोड़ के आओ लोगों को, लेबर हैं कुछ लोग। तो यही सब होता है। और ये समरी है, समरी पढ़ लेना, सब वही जो मैंने समझाया उसकी समरी है। एक बार जो मेरे लेक्चर सुनने के बाद एक बार इस चैप्टर को कहानी ऐसे रीड करना, ये समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। इसलिए चलो मैं रख